संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो लिख दीजिए भाग एक। हम भाग एक पढ़ने जा रहे हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल कहां से कहां तक थे? एक से लेकर चार तक, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग एक हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें टोटल चार आर्टिकल है, चार अनुच्छेद पढ़ेंगे। भाग एक खत्म है, ठीक है। सबसे पहला हम संविधान का भाग एक की शुरुआत आज करने जा रहे हैं। संविधान का भाग एक, उसका आर्टिकल एक। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद। उसमें से पहला अनुच्छेद हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला अनुच्छेद सबको पता होना चाहिए, पहले आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। संविधान का जो पहला ही अनुच्छेद शुरुआत होती है, उसमें भारत का नाम लिखा हुआ है। पहले अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है? जिसका संविधान हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम तो पता होना चाहिए। उसका नाम लिखा हुआ है तो संघ का नाम लिखा हुआ है, हमारी शासन पद्धति कैसी होगी वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल 1, 395 अनुच्छेद में से हम पहला अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं अभी। अनुच्छेद एक क्या कहता है? क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये लिखा हुआ। मैं इसको पहले इंग्लिश में लिख लेता हूं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे देश का नाम क्या है। हमारे देश के दो नाम हैं, हमारे दो दो नाम हैं, है ना। क्या है? इंडिया भी है और भारत भी है। इंडिया दैट इज भारत। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये पहले ही अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। तो ये दो नाम है, इसको ये मत समझना कि भारत का इंग्लिश वर्जन इंडिया है ना। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि छात्र को इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं, तो भारत को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये दो अलग अलग नाम है। भारत अलग नाम है और इंडिया अलग नाम है। इसकी सारी कहानी हमने पहले जान ली थी। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? इंडिया जो कि भारत है। राज्यों का एक संघ होगा। ये पहला आर्टिकल लिखा हुआ है। इससे पहले अनुच्छेद से हमें दो बातें पता चलती है। क्या पता चलती है? संघ का नाम क्या है, देश का नाम क्या है। पहली बात तो ये पता चल रही है इस आर्टिकल से, ये है संघ का नाम। हम कह रहे हैं ना संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो संघ का नाम जो हमें पता चलता है वो यहां से पता चलता है। और संघ की शासन पद्धति कैसी है वो कहां से पता चलता है? दूसरे वाली बात से। तो संघ का नाम और संघ की शासन पद्धति। भारत भारत संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है फेडरल सिस्टम। क्या आता है? फेडरल सिस्टम। लेकिन भारत के संविधान में कहीं पर भी भारत को फेडरल स्टेट नहीं कहा गया है। भारत को संविधान में भारत के बारे में क्या लिखा हुआ है? भारत कैसा स्टेट है? यूनियन ऑफ स्टेट से, राज्यों का संघ है। संघीय राज्य या संघात्मक राज्य भारत के बारे में नहीं लिखा। हम भारत को संघीय राज्य बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में भारत क्या है? हमने जो शब्द लिया है वो क्या लिया है? राज्यों का संघ। और ये जो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये जो शब्द है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कहां से लिया हमने? कनाडा से। अभी बताया था ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने कहां से लिए हैं। तो पहले एक तो नोट डाल के यही लिख दीजिए कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट शब्द है ये कनाडा से लिया गया है, कनाडा से प्रेरित है।
नोट डालकर एक बात लिखिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा आपको, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, एक बार वापस से बता रहा हूँ। राज्यों का संघ होने का मतलब क्या है, इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि राज्यों का संघ और संघात्मक व्यवस्था में अंतर कैसा है। मैंने आपको एक अलग अलग डायग्राम से बताया था पहले, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको अलग अलग तरह की शासन व्यवस्था बताई थी। एक सिस्टम है जैसे केवल एक केंद्र सरकार होगी, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिटरी सिस्टम। एकात्मक व्यवस्था, क्या कह सकते हैं इसको, एकात्मक व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था मैंने आपको, जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की व्यवस्था है, एक है जहां पर एकात्मक व्यवस्था हो जाएगी, एक दूसरा है एकात्मक व्यवस्था का मतलब सिर्फ एक ही तरह की सरकार चलती है, एक सरकार है केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार के पास पावर डेलीगेशन नहीं की हुई है। दूसरी इस तरह की सरकार है जिसमें मैंने आपको इस तरह से बताया था कि ये केंद्र हो गया और ये बहुत सारे स्टेट हो गए, ये बहुत सारे राज्य हो गए। एक केंद्र हो गया और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्य भी हैं, आपको दिख रहे हैं। एक तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया था कि एक केंद्र होगा और इसके अंदर बहुत सारे राज्य होंगे। शासन व्यवस्था मैं डायग्राम के रूप में बता रहा हूं, इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है, मैंने आपको इन दोनों में अंतर भी बताया था। इन दोनों में क्या अंतर है, यहां से आपको समझ में आएगा कि संघीय व्यवस्था और राज्यों का संघ होने में क्या अंतर है। यहां पर क्या दिख रहा है, यहां देखो, यहां पर भी केंद्र है, यहां पर राज्य हैं, यहां पर भी केंद्र है, यहां पर भी राज्य हैं, दोनों में लेकिन फर्क है, दोनों की शासन व्यवस्था में फर्क है। क्या फर्क नजर आ रहा है, क्या फर्क नजर आ रहा है, एक में गोले आधे बाहर है आधे अंदर है, एक में सारे अंदर है, यही तो फर्क आ रहा है। देखो इसमें यही दिख रहा है, इसमें कुछ जो हमने गोले ये राज्य को डिनोट कर रहे हैं, ये केंद्र को डिनोट कर रहे हैं। इसमें जो राज्य हैं ये पूरी तरह से केंद्र के अंडर में नहीं है, कुछ पावर अंडर में है लेकिन कुछ पावर बाहर भी है, कुछ तरह से स्वतंत्र भी है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें यहां पर पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे, केंद्र का अधिकार यहां पर नहीं चलता है, लेकिन कुछ मामले हैं जहां पर केंद्र की शक्ति चलती है, कुछ मामलों में नहीं चलती है। ये जो व्यवस्था है एक्चुअल में इसको हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संघात्मक व्यवस्था, इंग्लिश में लिखेंगे फेडरल सिस्टम। इसमें मैंने आपको बताया था केंद्र का अलग संविधान होता है, राज्य का अलग संविधान होता है, केंद्र की अलग नागरिकता होगी, राज्य की अलग नागरिकता होगी, केंद्र का अपना अलग ध्वज होता है, राज्य का अपना अलग ध्वज होता है, ठीक है ना। केंद्र, ये सब केंद्र की अलग न्यायपालिका, राज्य की अपनी न्यायपालिका अलग। भारत में ऐसा है क्या, केंद्र का अलग सुप्रीम कोर्ट है, राज्य का अलग सुप्रीम कोर्ट, ऐसा है क्या भारत में। केंद्र की अलग नागरिकता, राज्य की अलग नागरिकता, ऐसा है क्या। केंद्र अपने नागरिकों को अलग तरह की सुविधाएं देता है, राज्य जैसे एक राज्य अपने हिसाब से अलग सुविधाएं दे सकता है, दूसरा राज्य हो सकता है नहीं दे। भारत में लगभग सभी जगह पर इक्वेलिटी है, यहाँ पर राज्यों के मामले में हम किसी भी, जैसे मध्य प्रदेश का व्यक्ति भी यहाँ कर नौकरी लग सकता है। हमें जब यहाँ पर आप कोई भी फॉर्म निकलते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, अथवा आपने ये भी देखा होगा नेपाल का भी नागरिक हो, यहाँ पर हम अलाउ करते हैं। नेपाल का नागरिक हो, चाहे भूटान का नागरिक है, उसको भी अलाउ करते हैं। हमने नेपाल और भूटान के साथ भी एक तरह की संधि हो रही है कि वो यहाँ पर नौकरी ले सकते हैं। यहाँ नहीं लिखता है कि राजस्थान का नागरिक होना चाहिए या राजस्थान का निवासी, ऐसा लिखते हैं क्या। कुछ स्पेशल केसेस में कुछ राज्यों को दे रखा है, बाकी पूरे कोई भी भर्ती निकलती है और भारत का कोई भी नागरिक वो फॉर्म भर सकता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, एक स्पेशल स्टेट है, मतलब स्पेशल स्टेट के लिए ही लागू होता है, बाकी के लिए लागू नहीं होगा। वहां स्टेट बहुत पावरफुल है अमेरिका में, हमारे तो यहाँ स्टेट के पास इतनी पावर्स नहीं, वहां की स्टेट के पास बहुत पावरफुल है। यहाँ हमारे यहाँ सारे के सारे स्टेट कैसे हैं, केंद्र के पूरे पूरे अधीन है, केंद्र के पास ज्यादा पावर नहीं है, केंद्र का अलग संविधान और राज्य का अलग संविधान नहीं है, राज्य की अलग से नागरिकता नहीं है, राज्य का अलग से ध्वज नहीं है, राज्य की अलग से न्यायपालिका नहीं है, राज्य के पास पावर बहुत कम है। जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन में ज्यादातर भाग किसके पास जाता है, केंद्र के पास जाता है, केंद्र ने पूरा कंट्रोल कर रखा है ना। ये जो कहलाता है ये कहलाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स।
इसको हम कहते हैं राज्यों का संघ। अभी आगे इसके बारे में देखो और समझ में आएगा। राज्यों का संघ, इसको हमने क्या लिखा? संघात्मक राज्य। इसको क्या लिखेंगे? संघात्मक राज्य। एक तरह का और बनाता हूं, ये क्या है? यहां पर भी केंद्र है, यहां पर भी राज्य है, फर्क क्या है? फर्क क्या है इनमें? इसमें ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र के पास या राज्यों के पास? राज्यों के पास पूरी पावर। राज्य बिल्कुल भी देखो केंद्र के अधीन नहीं आ रहे हैं, राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसका मतलब कुछ राज्यों ने मिलकर एक संघ बना दिया है कि हम राज्य मिलकर एक देश के रूप में कहलाएंगे, लेकिन राज्य अपने हिसाब से सरकार चलाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र। यहां पर भारत में राज्य पूरी तरह से अपने हिसाब से चल सकते हैं क्या? ये जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। बस इन्होंने मिलकर एक संघ बनाया हुआ है कि हम साथ में रहेंगे और काम करेंगे। बाकी सारी सारी पावर वास्तव में किसके पास होती है? राज्यों के पास पावर होती है। सब कुछ राज्य ही संभाल रहे हैं, राज्य ही कर रहे हैं, बस एक केंद्र तो एक नाम मात्र का गठजोड़ है। इसको हम बोलते हैं कन्फेडरेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? तो अलग अलग देशों में, बहुत कम देशों में इस तरह की व्यवस्था है, कन्फेडरेशन सिस्टम। परिसंघात्मक राज्य क्या बोलेंगे इसको? इसको संघात्मक, हमने इसको बोला परिसंघात्मक। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं स्विट्जरलैंड का। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल आता है कि स्विट्जरलैंड में इस तरह की, ये कुछ अलग अलग राज्य मिलकर बस एक समझौता करते हैं और साथ में रहते हैं। पावर सारी राज्य के पास रहती है। इसमें ज्यादातर पावर किसके पास है? इसमें सारी ज्यादातर जो पावर है वो केंद्र के पास है। इसमें सारी ज्यादातर पावर किसके पास है? इसमें ज्यादातर पावर किसके पास है? दोनों के पास लगभग लगभग बराबर पावर्स रहती है ना। राज्य को बहुत पावरफुल यहां पर बनाया गया। और इसमें इसमें तो राज्य है नहीं, तो सारी पावर किसके पास होती है? केंद्र के पास। हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दीजिए आप, ब्रिटेन में इस तरह की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। संघात्मक राज्य आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप भारत का, कनाडा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ से एकात्मक व्यवस्था किसको बोलते हैं? संघात्मक किसको बोलते हैं? राज्यों का संघ किसको बोलेंगे? और परिसंघात्मक किसको बोलेंगे? यहाँ से आपके दिमाग में जैसे ही आए यहाँ पर ये डायग्राम आ जाने चाहिए कि किस तरह की अलग अलग व्यवस्था होती है। भारत में किस तरह की व्यवस्था है? अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इन चार ऑप्शन में हमें भारत को चुनना था, तो हमने किसको चुना? थर्ड नंबर वाले को चुना कि हमने ये व्यवस्था चुनी है, हम राज्यों का एक संघ है। और ये बात कहां पर लिखी हुई है? पहले ही अनुच्छेद में ये बात लिख दी है कि हम राज्यों का एक संघ हो गए। राज्यों का संघ है, राज्यों के पास ज्यादा पावर नहीं है। ठीक है।